18 अप्रैल 1947 आजादी के बस 4 महीने पहले जवाहरलाल नेहरू ने एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल स्पीच दिया। जो रियासत भारत में शामिल होने के लिए तैयार नहीं होगी उसे एक होस्टाइल नेशन और भारत का दुश्मन माना जाएगा और उसे इसका परिणाम भी भुगतना पड़ेगा। इसका अंजाम 15 अगस्त 1947 आजादी के जस्ट पहले ही 560 राज्यों ने उनके हजारों साल पुराना साम्राज्य चुपचाप भारत सरकार के हाथों में सौंप दिया और इतिहास में पहली बार इतनी सारी रियासतों में बटा भारत एक सिंगल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक देश बनकर आजाद हुआ जिसका नाम था इंडिया। क्या इसका मतलब यह हुआ कि इंडिया, जिसे हम आज तक लोकतंत्र डेमोक्रेटिक देश समझते हैं, वो असल में बंदूक की नोक पर बनाया गया? मैसूर, हैदराबाद, मणिपुर, जम्मू एंड कश्मीर एंड आज के वीडियो के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, क्या हमने इन जैसे 565 रियासतों को उनकी मर्जी के खिलाफ जाकर जोर जबरदस्ती करके इन्हें इंडिया में शामिल करवाया? और अगर इसका जवाब है हां, तो क्या इंडिया भी इन रियासतों के साथ वही नहीं कर रहा जो आज चाइना तिब्बत के साथ कर रहा है? कट टू 2025, इंडिया के नॉर्थ ईस्ट का हर एक राज्य विद्रोह की आग में सुलग रहा है। अब हां, आपके और मेरे जैसे कॉमन नागरिकों के लिए यह एक विद्रोह जरूर है, बट आज भी कई लोगों के नजरों में यह एक क्रांति है। एक क्रांति, भारत से आजाद होने की क्रांति, भारत सरकार से अपना हक हासिल करने की क्रांति। 31 अप्रैल 2019 के दिन लंदन में मणिपुर के 2 सेपरेटिस्ट लीडर्स ने इंटरनेशनल मीडिया के सामने क्लेम किया कि उन्होंने मणिपुर की एक नई गवर्नमेंट बना ली है और अब से ये स्टेट इंडिया से आजाद हो चुका है। Many draconian laws of India are operating in Manipur and killing many innocent people since the occupation of Manipur. इनके हिसाब से ये है मणिपुर के नए प्रधानमंत्री याम्बेन बिरेन और ये है मणिपुर के नए मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड डिफेंस नरेंगबाम समरजीत। Representatives of Manipur's Maharaja Lishimba Sanjuaba have announced their separation from India. और अब ये लोग यूएन में जाकर अपने नए देश के लिए रिकॉग्निशन भी मांगने वाले हैं। आसाम में भी सेम हो रहा है। वहां पर उल्फा अपनी खुद की एक पैरेलल मिलिट्री गवर्नमेंट बना के बैठी है जिसके मिनिस्ट्रीज में ये लोग हैं और ये है उन सबका डेजिग्नेशन। नागालैंड तो इनसे भी एक कदम आगे। 15 अगस्त 2024 को जब पूरा इंडिया 77th इंडिपेंडेंस डे के सेलिब्रेशंस में बिजी था, तब हमारे ही देश का एक राज्य अपने 78th इंडिपेंडेंस डे का जश्न मना रहा था। हिंदुस्तान में ही होने के बावजूद पिछले 78 सालों से हिंदुस्तान से ही आजाद होने का जश्न मना रहा था। आप बिलीव नहीं करोगे, लेकिन इस स्टेट के पास अपनी खुद की एक पार्लियामेंट है, होम मिनिस्ट्री है, फाइनेंस और यहां तक कि इनकी खुद की एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री तक है। इस उग्रवादी संगठन के प्रभाव वाले इलाके में अलग से एक विदेश मंत्रालय, अलग गृह मंत्रालय और अलग वित्त मंत्रालय है। ऐसा लगता है जैसे हमारे ही देश के अंदर एक दूसरी सरकार चल रही है। और तो और इनका खुद का एक प्राइम मिनिस्टर ट्विंगालेंग मुइवा भी है जो हमारे ही पीएम की तरह अलग अलग देशों से मिलने जाते हैं। मतलब ये लिटरली इंडिया के ही अंदर अपना खुद का एक अलग देश बना के रखे हैं और उसे चला भी रहे हैं। एंड इन सब की प्रोफेशनल ट्रेन्ड आर्मीज भी है जिसके लोग सोशल मीडिया पर एक्सट्रीमली एक्टिव भी है। इवन मिजोरम जैसे शांत राज्य में भी कुछ 6 साल पहले की बात है, 15 अगस्त का दिन था और एज पर कस्टम्स मिजोरम के गवर्नर ने इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन के लिए फ्लैग होइस्टिंग ऑर्गेनाइज किया, मगर पूरा ग्राउंड खाली था। कोई आम सिविलियन इसे अटेंड करने तक नहीं आया। क्यों? मिजोरम की एनजीओ कोऑर्डिनेशन कमेटी ने इंडिपेंडेंस डे के लिए स्टेट वाइड बॉयकॉट का ऐलान कर दिया था। सोशल मीडिया पर भी आप देखोगे तो आपको नॉर्थ ईस्ट से कुछ ऐसे वीडियोस दिख जाएंगे जहां पर इंडियन फ्लैग जलाया जा रहा है, हिंदूज गो आउट बोला जा रहा है। ऑफिशियल डेटा देखें ना तो आज की तारीख में मिनिमम 60 ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो पूरे नॉर्थ ईस्ट के अलग अलग इलाकों को इंडिया से आजाद करवाने के लिए लड़ रहे हैं। ये रहा उनका स्टेट वाइज बाइफर्केशन। लेकिन जरा एक मिनट,
जिस नॉर्थ ईस्ट की आम जनता के लिए ये मिलिटेंट्स लड़ने की बात करते हैं, वो आम जनता तो उनसे जरा भी खुश नहीं है। उल्टा वहां की औरतें तो इंडियन आर्मी के पैर पकड़कर उन्हें इन्हीं मिलिटेंट से बचाने के लिए कह रही है। सो ये भी एक सच्चाई है जो उभर कर बार बार सामने आ रही है। 20-20 साल के बच्चे इन मिलिटेंट्स के खिलाफ लड़ने के लिए हथियार उठा रहे हैं और ओपनली कह रहे हैं कि उनके राज्य में इंसर्जेंसी खत्म होते ही वो इंडियन आर्मी को ज्वाइन करना चाहते हैं। Imagine he's only 21. This is his age to be studying. Why are you here holding a gun, sir? To protect our nation, to protect us from the enemies. What is your dream when this crisis is over, when peace returns? What do you want to do when you grow up? Indian Army. Indian Army? Yeah. सालों से चल रहे इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ इस जंग की वजह से आम जनता रास्ते पर आ चुकी है। उन्हें अपने ही देश में रेफ्यूजी बनकर रहना पड़ रहा है। One of the capital city of Manipur, they burned all the 95% of the houses have been burned to ashes. It's very difficult to stay there. तो आखिर सच्चाई क्या है? क्या भारत एक एग्रेसर है या सेवियर है? क्या इंडिया नॉर्थ ईस्ट की आम जनता को बचा रहा है या उनसे उनका हक छीन रहा है? Let's understand this, diving deep into the nuances. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नागालैंड से। 30 मार्च 1953 जवाहरलाल नेहरू अपनी बेटी इंदिरा गांधी और बर्मीज प्रीमियर उनू के साथ कोहिमा नागालैंड में एक स्पीच देने आए। हजारों की तादाद में नागाज इस भाषण को सुनने भी आए, मगर भाषण शुरू होने से पहले ही सारे नागाज वहां से निकल गए और पीएम नेहरू को मजबूरन एक खाली मैदान को संबोधित करना पड़ा जहां पर सिर्फ कुछ चंद गवर्नमेंट सर्वेंट्स ही मौजूद थे। जस्ट इमेजिन सिंबॉलिक तौर पर क्या मैसेज गया होगा लोगों तक। बट आखिर ऐसा क्यों? वेल, नागाज और पीएम नेहरू की मतभेड़ कोई नई बात नहीं थी। अगर हम कहानी को थोड़ा सा रिवाइंड करके 14 अगस्त 1947 यानी भारत की आजादी से जस्ट एक दिन पहले आए, तो इसी दिन नागा हिल डिस्ट्रिक्ट से 3 टेलीग्राम मैसेजेस भेजे गए थे। एक यूनाइटेड नेशंस को, दूसरा इंडिया के प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस को और तीसरा दिल्ली और कलकत्ता जैसे बड़े शहरों के न्यूज एजेंसीज को। हर एक मैसेज में सिर्फ एक ही बात, बेनाइन एक्सीलेंस, काइंडली पुट ऑन रिकॉर्ड दैट नागास विल बी इंडिपेंडेंट। अब नागा लीडर्स ने तो यह खत वहां के लोकल पोस्टमास्टर के हाथों में सौंप दिया, जैसे आमतौर पर प्रोसीजर के तहत इन्हें आगे अपने सही स्थानों तक पहुंचाना चाहिए था, मगर ऐसा हुआ नहीं। पोस्टमास्टर खत में लिखे मैसेजेस को पढ़कर हैरान रह गया और उसने ये खत सीधे जाकर आसाम के कमिश्नर चार्ल्स पॉसी के हाथों में पकड़ा दिया, जिनके थ्रू इंडियन गवर्नमेंट को पता चला कि नागाज तो एक अलग ही खेल खेल रहे थे। वो मीडिया और यूएन तक का सपोर्ट लेकर एक नया देश बना रहे थे। बट प्रॉब्लम यहां पर यह थी कि इस घटना के 2 महीने पहले इंडियन गवर्नमेंट ने नागाज के साथ द फेमस 9 पॉइंट एग्रीमेंट साइन कर लिया था, जिसमें क्लियरली यह मेंशन था कि इंडियन गवर्नमेंट नागाज को जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव ऑटोनॉमी देंगे, यानी कि फ्रीडम देंगे। सो हमारे हिसाब से तो डील डन थी। नागाज ने इसे एक्सेप्ट भी करके इंडियन गवर्नमेंट के साथ सुलह कर लिया था। मगर जब इस डन डील के बस 2 महीने बाद नागा हिल डिस्ट्रिक्ट से लिखे गए ये खत पकड़े गए, तब जाकर गवर्नमेंट को यह पता चला कि एक शख्स थे जिन्हें यह 9 पॉइंट एग्रीमेंट बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। अंगामी जापू फीजो, जिनका एक ही मकसद था नागालैंड का कंप्लीट इंडिपेंडेंस। मगर नेहरू के इरादे भी बहुत कठोर थे। उन्होंने क्लियरली यह कह दिया था कि चाहे आसमान गिर जाए, इंडिया के टुकड़े टुकड़े हो जाए या चारों तरफ खून की नदियां बहने लगे, आई डोंट केयर। जब तक मैं जिंदा हूं, नागालैंड इंडिया से अलग नहीं होने दूंगा। Whether heaven falls or India goes to pieces and blood runs red in the country, I don't care. Nagas will not be allowed to become independent. मगर नागाज ने क्या किया? मई 1951 का ये मंजर देखो। इंडिया की आजादी के बाद के सबसे पहले इलेक्शंस 1951 इलेक्शंस को बॉयकॉट करके नागा काबिलों ने खुद से ही एक रेफरेंडम करवा के ऐलान कर दिया कि 99.9% नागाज ने भारत से अलग होने के लिए वोट किया है। और 1952 में तो अंगामी जापूफीजो की ऑर्गेनाइजेशन नागा नेशनल काउंसिल ने अपने आप को आजाद नागालैंड की आजाद गवर्नमेंट भी डिक्लेयर कर दिया। अब यह स्टेप नागालैंड के इतिहास का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि इसके बाद से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और नागालैंड के बीच के कॉन्फ्लिक्ट्स ने एक वायलेंट मोड ले लिया। नागाज ने इंडिया के खिलाफ अपनी एक आर्म्ड यूनिटी नागा आर्मी खड़ी कर दी,
तो इंडियन गवर्नमेंट ने भी काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन शुरू करके वहां पर एफ्स्पा लगवा दिया, जिसके तहत पूरा राज्य मिलिट्री कंट्रोल में आ गया। सालों तक नागालैंड जलता रहा और अंत में 1960 में इंडियन गवर्नमेंट ने नागास के साथ एक 16 पॉइंट एग्रीमेंट साइन किया, जिसके तहत नागालैंड, जो अब तक आसाम का ही एक जिला हुआ करता था, उसे एक अलग इंडिपेंडेंट राज्य बनाया गया। ऑल्सो फेयर नेगोशिएशन हो, इसके लिए गवर्नमेंट ने जम्मू एंड कश्मीर के आर्टिकल 370 जैसे ही एक आर्टिकल 371A को पास किया, जिसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नागास को लिख के दिया कि उन्हें जुडिशियल, लेजिस्लेटिव और यहां तक कि नागालैंड की लैंड ओनरशिप का भी राइट है। यानी बकायदा एक क्लॉज ऐड किया गया कि नागालैंड में नागास के अलावा और कोई भी जमीन नहीं खरीद सकता था। अब इसके बाद कुछ ग्रुप्स तो गवर्नमेंट से पीस डील साइन करने के लिए तैयार हो गए, लेकिन आज तक भी 28 नागा रिबेल ग्रुप्स ऐसे हैं जो सिर्फ ऑटोनॉमी नहीं चाहते, बल्कि भारत से पूरी तरह से अलग होना चाहते हैं। वो इंडिया के इन सारे स्टेट्स में से इन एरियाज को अलग करके अपना खुद का ग्रेटर नागालिम देश बनाना चाहते हैं। अब नागालैंड के जस्ट नीचे वाले स्टेट मणिपुर की बात करते हैं। इस स्टेट का तो हाल इतना क्रिटिकल था कि अगर इंडिया थोड़ा भी देरी करता तो शायद सिर्फ मणिपुर ही नहीं बल्कि पूरे देश पर चाइना जैसा एक कम्युनिस्ट रेजिम आ सकता था। ये मूर्ति देख रहे हो, आज भी मणिपुर के कई मंदिरों में, घरों में आपको वहां के मैती हिंदूज इस ड्रैगन जैसे गॉडली फिगर को पूजते हुए दिख जाएंगे। इसका नाम है पखंगबा। और आज से हजारों साल पहले जब मणिपुर कांगले पाक हुआ करता था और इस पूरे देश में मैती राजाओं का साम्राज्य था, तब से लेकर आज तक मैती परिवार अपने आप को इन्हीं पखंगबा के वंशज मानते हैं। और इसीलिए 1947 में जब भारत आजाद हुआ, तब कई मणिपुरीज का यह फैसला था कि वो हिंदुस्तान के साथ नहीं जुड़ेंगे, खुद का एक अलग देश ही बनाएंगे, बिकॉज वो फंडामेंटली काफी डिफरेंट है। उन्होंने अपना खुद का एक कॉन्स्टिट्यूशन बना के इंडिपेंडेंट इलेक्शंस भी कंडक्ट कर दिए, जिसमें 3 मेजर दावेदार थे। मणिपुर स्टेट कांग्रेस, जिन्हें 14 सीट्स मिली, प्रजा शांति पार्टी, जिन्हें 12 सीट्स मिले, और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स, जिन्हें कुल मिलाकर 18 सीट्स मिले। अब जो कांग्रेस पार्टी थी, उनकी डिमांड थी कि मणिपुर को भारत के साथ मर्ज कर देना चाहिए। मतलब 14 कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों की यही डिमांड थी। पर प्रजा शांति पार्टी ने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के साथ मिलकर सरकार बना ली और यहां से पूरा गेम बदल गया। अब जब यह सब कुछ मणिपुर में चल रहा था, क्वाइट सरप्राइजिंगली इंडिया ने तब तक भी मणिपुर को अपने साथ जोड़ने की कोई कोशिश नहीं की थी। हमने कोई मेजर एक्शन नहीं उठाया था अंटिल 1 ईयर लेटर, जब भारत को एक बड़े साजिश के बारे में पता चला। हिजाम इराबोट सिंह भारत सरकार द्वारा एक डिक्लेयर्ड जन नेता यानी फ्रीडम फाइटर, जिनके सम्मान में आज भी इंडिया में पोस्ट स्टैम्प्स इशू होते हैं। ये मणिपुर के इतिहास के सबसे नामचीन शख्स है, जिन्होंने अकेले ही मणिपुर की पूरी कहानी को ही बदल के रख दिया। हिजाम शुरुआत से ही मणिपुर में राजाशाही को हटाना चाहते थे। 1930s में तो उन्होंने वहां के महाराज के भांजी से भी शादी कर ली थी, जिससे रातों रात वो एक आम इंसान से मणिपुर राज्य के सरदार बन गए थे। मगर तब भी उन्होंने राजा के सामने यह प्रस्ताव रखा कि उन्हें जल्द ही राजाशाही हटाकर मणिपुर में इलेक्शंस करवाने चाहिए, पर राजा ने उनकी एक नहीं सुनी ऑब्वियसली। इसके बाद 1940s में हिजाम ने ब्रिटिशर्स को मणिपुर से हटाने के लिए एक बड़ा आंदोलन किया। अब इससे उनका नाम ब्रिटिशर्स के मोस्ट वांटेड लिस्ट में तो आ गया और उन्हें रातों रात ब्रिटिशर्स ने मणिपुर में एंटर करने से बैन कर दिया। लेकिन अफसोस, ये हमारे देश के लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट बन गया, क्योंकि अगले 8 से 9 सालों में हिजाम ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और बाकी देशों के भी कम्युनिस्ट पार्टीज के साथ क्लोज कॉन्टैक्ट्स बनाना शुरू किया। अब क्योंकि ये काफी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन थी, इसीलिए हमें इस बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाया, लेकिन हाँ, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में बर्मा का नाम जरूर मेंशन था, क्योंकि उस समय वहां पर ऑंग सैन के लीडरशिप में कम्युनिस्ट का स्ट्रॉन्ग होल्ड था। तो उन्होंने मणिपुर में कम्युनिस्ट रजीम फैलाने के लिए हिजाम की पूरी मदद ली। उनकी मदद से बर्मा के कबाब वैली में हिजाम ने ट्रेनिंग कैंप्स तक खड़े कर दिए थे। कैन यू बिलीव दैट? उन्होंने 25,000 की सेना भी तैयार कर ली थी, जो मणिपुर को इन्वेड करने ही वाली थी। इससे मणिपुर में एक कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन शुरू हो सकता था। इनफैक्ट 1950 के एक सीक्रेट CIA डॉक्यूमेंट के हिसाब से इसी रेवोल्यूशन को अंजाम देने के लिए इंडिया, चाइना और बर्मीज कम्युनिस्ट पार्टीज के बीच एक क्लोज कोऑपरेशन भी चल रहा था। मगर एक बड़ी प्रॉब्लम थी। अब कुछ 1948 का दौर आ चुका था, ब्रिटिशर्स जा चुके थे और भारत पर अब इंडियन गवर्नमेंट रूल कर रही थी। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडियन गवर्नमेंट को मणिपुर के इस इन्वेजन्स का आभास हो चुका था और जाहिर है
उन्हें ये हमारे देश की नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक बड़ा थ्रेट लगने लगा। क्योंकि डोंट फॉरगेट, उस वक्त कई कॉमरेड्स ने इंडिया के आसपास के कुछ देशों को बस कुछ ही सालों में टोटल कम्युनिस्ट रेजिम बना दिया था। माओ जेडोंग ने चाइना को, हो ची मिन ने वियतनाम को और किम सुंग ने नॉर्थ कोरिया को। हर जगह कम्युनिस्ट सरकार बन रही थी और इस इन्वेजन से भारत पर एक कम्युनिस्ट इन्वेजन का खतरा मंडरा रहा था। हमारा देश एक गुलामी से आजाद होकर एक नए गुलामी के चंगुल में नहीं फंसना चाहता था और इसीलिए सितंबर 1949 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मणिपुर के महाराजा बोध चंद्र सिंह को आसाम में बुलाकर उनसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करवा लिया, जिससे मणिपुर ऑफिशियली भारत का एक हिस्सा बन गया। मगर कुछ मणिपुरीज इससे बिल्कुल भी खुश नहीं थे। उनका मानना था कि भारत ने जबरदस्ती करके उनके राज्य को कब्जा कर लिया है और इसीलिए हमें कैसे भी करके मणिपुर को आजाद करवाना होगा। We have to guard our village, our family, our land, so that we can live in peace. कई ऑर्गेनाइजेशंस ने तो इंडिया के खिलाफ हथियार उठा लिए, आर्म्ड रेवोल्यूशन छेड़ दिए और जाहिर है इन्हें कम्युनिस्ट देशों से इंटरनेशनल सपोर्ट भी मिला। फॉर एग्जाम्पल, एन बिशेश्वर नाम के कॉमरेड ने चाइना के सपोर्ट से पीपल्स लिबरेशन आर्मी PLA नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन खड़ी कर ली है, जो आए दिन इंडिया पर, इंडियन आर्मी पर ग्रूसम टेररिस्ट अटैक्स करते रहते हैं। 1980s के आसपास ये अटैक्स इतने बढ़ चुके थे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मजबूरन मणिपुर के अंदर आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट AFSPA लगाना ही पड़ा, जो बाय द वे आज तक जारी है, क्योंकि 10 रिबेल ग्रुप्स ऐसे हैं जिनमें कुल मिलाकर करीब 55,000 मिलिटेंट्स हैं, आर्म्ड मिलिटेंट्स, जो आज भी मणिपुर को भारत से तोड़ने के लिए लड़ रहे हैं। अब नागालैंड और मणिपुर तो बस शुरुआत थी, कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आना अभी भी बाकी था। बांग्लादेश लिबरेशन। बांग्लादेश, जिस देश को भारत ने आजाद करवाया। 1971, a new nation is born. कोई नहीं जानता था उसी देश के लोग हमारे देश को टूटने के कगार पर लाकर खड़ा कर देंगे। सन 1979 एक ऐसी घटना घटी जो आपके रूह को कपा देगी। इसी साल असम के मंगलदोई कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोकसभा MP हीरालाल पटवारी की अचानक से मौत हो जाती है। हीरालाल 1977 जनरल इलेक्शंस के दौरान पावर में आए थे, जिसका अगला इलेक्शंस 1982 में होने वाला था। मगर उनकी अकिस्मत मौत के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक बाय इलेक्शन रखवा लिया, ताकि अगले जनरल इलेक्शंस तक मंगलदोई कॉन्स्टिट्यूएंसी के पास लोकल गवर्नेंस हो। अब आमतौर पर जब भी इलेक्शंस होते हैं तब इलेक्टोरल लिस्ट रिवाइज किया जाता है, तो वही प्रोसीजर यहां पर भी फॉलो हुआ। मगर इस बार जो चीज सभी के सामने आई वो आप बिलीव नहीं कर पाओगे। 1977 से लेकर 1979 तक, यानी कि सिर्फ 2 सालों में असम के सिर्फ एक मंगलदोई कॉन्स्टिट्यूएंसी में अकेले ही लगभग 45,000 वोटर्स का एक मैसिव सर्ज हुआ। यह नंबर सामने आते ही असम की जनता के होश उड़ गए, क्योंकि उस वक्त मंगलदोई का टोटल इलेक्टोरेट ही कुछ 6 लाख था। इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि ये 45,000 लोग बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स थे, जो इलीगली बॉर्डर क्रॉस करके उनके इलाकों में रह रहे थे, वोट तक कर रहे थे, और इसीलिए ये इलेक्शंस बिल्कुल भी जायज नहीं था। इसके विद्रोह में ऑल आसाम स्टूडेंट्स यूनियन ASU ने कुछ और रीजनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर एक मैसिव प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया। उनकी मांग थी कि इलेक्शंस तब तक नहीं होगा जब तक ये 45,000 इलीगल बांग्लादेशियों को वोटर लिस्ट से निकाला नहीं जाएगा। धीरे धीरे ये प्रोटेस्ट इतना बढ़ गया कि आम आसामीज लोग भी हजारों की तादाद में सड़कों पर उतरने लगे, और अंत में सेंट्रल गवर्नमेंट को CRPF और इंडियन आर्मी को वहां पर डिप्लॉय करना ही पड़ा। ओपन फायरिंग करने तक के भी आदेश दे दिए गए। बट अफसोस, इस पूरे मतभेड़ में कम से कम 855 आसामीज ने अपनी जान गंवा दी। During the Andolan, 855 martyrs gave up their lives fighting to free Assam and securing the safety and security of its people. इसके बाद 1985 में आसाम गवर्नमेंट ने ASU के साथ आसाम अकॉर्ड साइन कर लिया, जिसमें गवर्नमेंट ने यह लिख के दे दिया कि वो मार्च 24, 1971 यानी बांग्लादेश लिबरेशन के बाद आए हुए सभी फॉरेनर्स को तुरंत डिपोर्ट करेंगे और आसाम के कल्चरल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल राइट्स को सेफगार्ड करेंगे। पर इसी दौरान कुछ स्टूडेंट लीडर्स ने इस मूवमेंट का फायदा उठाकर एक रिबेल ग्रुप यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम उल्फा बना दिया, जिन्होंने आम पब्लिक में यह नैरेटिव फैलाया कि भारत सरकार आसाम के ऑयल और टी रिसोर्सेस को लूटकर उन्हें इकोनॉमिकली क्रिपल कर रही है। अब अगर आप प्योरली डेटा की बात करोगे ना, तो आज के तारीख में भी आसाम, जिससे इंडिया का 15% ऑयल डिमांड पूरा होता है, अब इसके बदले में भारत सरकार आसाम को एक रॉयल्टी फी देती है। मगर हर साल पेमेंट डिलेज होना एक आम बात है।
आज की अगर बात करें तो आसाम ने यूनियन गवर्नमेंट पर केस करके रखा हुआ है कि उन्हें अब भी आसाम को 10,000 करोड़ रुपए चुकाने बाकी है। सो इसी मुद्दे को पकड़कर उल्फा की डिमांड है कि अब उन्हें आसाम को इंडिया से आजाद करवाना है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट और ब्रिटिशर्स में कोई फर्क नहीं है। दोनों इंपीरियलिस्ट फोर्सेस है जो आसाम के रिसोर्सेस को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। और इसी नैरेटिव को हवा देते हुए आज आसाम में 17 रिबेल ग्रुप्स सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं, जिनसे आए दिन आर्म्ड फोर्सेस की मतभेड़ होती रहती है। मगर मेघालय भी एक ऐसा ही राज्य है जहां पर इलीगल इमिग्रेंट्स को ही लेकर रिबेलियन शुरू था, पर अब इस स्टेट में इंसर्जेंसी ना के बराबर हो गई है। मेघालय में आज के तारीख में सिर्फ 2 रिबेल ग्रुप्स ऑपरेट करते हैं। पिछले साल सिर्फ एक मिलिटेंट अटैक हुआ था जिसमें भी कोई कैजुअलिटीज नहीं हुए थे। अब अगर अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो यहां पर तो सिचुएशन और भी ज्यादा पॉजिटिव है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में खुद का कोई भी मेजर सेपरेटिस्ट मूवमेंट या ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, लेकिन यह स्टेट नागालिम यानी कि नागास के फैलाए इंसर्जेंसी का शिकार जरूर बनते रहता है। और त्रिपुरा में भी आसाम जैसे ही बांग्लादेशी लोगों के इन्फ्लक्स से एंटी बंगाली मूवमेंट छिड़ गया था। त्रिपुरा उपजाति युवा समिति, त्रिपुरा नेशनल वॉलंटियर्स ऐसी रिबेल ऑर्गेनाइजेशंस भी बन गई थी, लेकिन विथ टाइम सरकार ने ट्राइब्स को 20 असेंबली सीट्स पर रिजर्वेशन देकर और बाकी के रिबेल ग्रुप से पीस अकॉर्ड साइन करके फिलहाल यहां पर मामले को काफी हद तक शांत कर दिया है। सितंबर 2024 के ही दिन नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा एंड ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्सेस, त्रिपुरा के लास्ट 2 इंसर्जेंट ग्रुप्स ने भी सरेंडर कर दिया था, जिसके बाद वहां के सीएम ने फाइनली स्टेट को कंप्लीटली इंसर्जेंसी फ्री डिक्लेयर कर दिया। मगर इसके बावजूद ओवरऑल अगर देखें ना तो गवर्नमेंट डेटा के हिसाब से 40% आसाम, 60% मणिपुर, 10% अरुणाचल प्रदेश और 50% नागालैंड अब भी मिलिटेंसी इन्फेस्टेड है। पर यू नो व्हाट, इस मुद्दे के डिटेल्ड एनालिसिस के बाद अब भी एक प्रश्न खड़ा होता है, एक $1 मिलियन क्वेश्चन। एक तरफ है रिबेल्स जिनका कहना यह है कि दे आर फाइटिंग वॉर फॉर द पीपल। वो कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट के जनता के लिए वो अपने खून बहा रहे हैं। So firstly, our aim is to safeguard the right of the minorities of the millennials. दूसरी तरफ है हमारी इंडियन गवर्नमेंट। उनका कहना है कि ये रिबेल्स नहीं बल्कि आतंकवादी है जो पीस को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं अलगाववादी सोच से। और इस मानसिकता से हम नॉर्थ ईस्ट के लोगों को बचा रहे हैं। आतंकवाद हो या अशांति फैलाने वाले माओवादी, हमारी सरकार 0 टॉलरेंस की नीति पर चलती है। मगर क्या नॉर्थ ईस्ट के आम इंडियंस इन दोनों से भी खुश है क्या? वेल, आयरनी यह है कि इस पीपल्स वॉर में पीपल की तो सुनी ही नहीं जा रही। एक तरफ मिलिटेंट्स का पूरा गुंडा राज चालू है। कुछ लोग जो अपने मर्जी से भारत को सपोर्ट करते हैं, उनके ओपिनियन की रिस्पेक्ट करने की जगह पर उनको ये मिलिटेंट्स जान से मार देते हैं, दूसरे नॉर्थ ईस्ट इंडियंस पे भी खौफ बिठाने के लिए। More than 60 people have been killed in an attack by separatist rebels in India's northeastern Assam state. Police have blamed the killings on the National Democratic Front of Bodoland, who want an independent homeland. इसके अलावा ये जिनके लिए जंग लड़ रहे हैं उनसे ही हफ्ता वसूली कर रहे हैं। आज नॉर्थ ईस्ट के कई इलाकों की हालत बहुत ही खराब है। मतलब अगर आप नॉर्थ ईस्ट में हो और बिजनेस चला रहे हो तो हफ्ता दो, दुकान चला रहे हो तो हफ्ता दो, खुद का घर है तो हफ्ता दो, खुद का गोडाउन है तो हफ्ता दो। यहां तक कि ट्रक्स जो कि नॉर्थ ईस्ट की लाइफलाइन है, जिनकी वजह से ही नॉर्थ ईस्ट के दूर दराज इलाकों में जरूरी सामान पहुंच पाता है, उनको तक ट्रक ऑपरेट करने के लिए इन मिलिटेंट्स को लाखों रुपयों का हफ्ता देना पड़ता है एज एक्सटॉर्शन मनी। Every truck, every bit of merchandise that passes through this crossing is taxed, and that is just the beginning. और हफ्ता नहीं भरने की सजा क्या है पता है? कई सारे केसेस में डायरेक्ट मौत। ऑल्सो आसाम, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर के कई इलाकों में तो किसानों से जबरदस्ती अफीम तक की खेती करवाई जाती है। आज नॉर्थ ईस्ट के ये इतने इलाकों में इलीगली ड्रग्स की खेती हो रही है और अब तक गवर्नमेंट 19,000 एकर्स की अफीम की खेती को डिस्ट्रॉय कर चुकी है, सिर्फ अकेले मणिपुर स्टेट में। सो हां, नॉर्थ ईस्ट की जनता का एक सिग्निफिकेंट पोर्शन इन मिलिटेंट से बिल्कुल भी खुश नहीं है। तभी आप ऐसे वीडियोस देखोगे जहां पर लोग इंडियन आर्मी की मदद मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि हम इंडियंस हैं और इंडिया के साथ ही रहना चाहते हैं। मगर मेरा पर्सनल यह मानना है कि गवर्नमेंट के लेवल पर गवर्नमेंट की गलती क्या है कि वो नॉर्थ ईस्ट को वो तवज्जो नहीं दे रही है जो उन्हें देना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट एक काफी इग्नोर्ड एरिया है। आप मैं मेनलैंड इंडिया में रहते हैं और इसीलिए हमें फॉर सम वियर्ड रीजन ऐसा लगता है कि हमारी जैसी जिंदगी है, नॉर्थ ईस्ट वाले लोगों की भी शायद वैसी ही जिंदगी होगी।
वेल ये मुझे पर्सनली खुद लगता था काफी टाइम तक, बट लेट मी टेल यू ये बिल्कुल गलत है। एक एग्जाम्पल से समझाता हूं। मान लो हमें मेनलैंड इंडिया से यहां पर त्रिपुरा में कोई सामान को पहुंचाना है, तो यहां पर इकलौता नजदीकी पोर्ट है कोलकाता, मगर यह पोर्ट त्रिपुरा से 1600 किलोमीटर दूर है। मतलब सोचो मुंबई से बिहार जितना डिस्टेंस। नाउ आई एग्री, इसमें एक मेजर रोल नॉर्थ ईस्ट की ज्योग्राफी का भी है, जिसमें जाहिर है सरकार के हाथ बंधे हुए। मगर व्हाट अबाउट रोड्स? नॉर्थ ईस्ट का ये पूरा रीजन इंडिया से सिर्फ इस 22 किलोमीटर लंबी जमीन चिकन नेक कॉरिडोर से ही जुड़ा हुआ है, बट इसमें सिर्फ 3 से 4 मेजर नेशनल हाईवेज पास होते हैं। मतलब नॉर्थ ईस्ट के ये 7 स्टेट्स का मेनलैंड इंडिया से कनेक्शन extremely poor है। Heavy traffic is being witnessed along the national highway in Guwahati. Heavy traffic and blockage that has led to commuters stranded for hours. दूसरी बात, आज भी नॉर्थ ईस्ट में 90% नेशनल हाईवेज 2 लेन्स या उससे भी कम लेन्स यूज करते हैं, और उसमें भी हाईवेज की हालत ऐसी है। देखो रोड है ही नहीं। Just look at this. ये नेशनल हाईवे है भाई। ये है NH27, पूरे भारत का सेकेंड लॉन्गेस्ट हाईवे, लेकिन इसकी कंडीशन ऐसी है। ये है नेशनल हाईवे 27 जो कि आसाम के सिलचर को हाफलॉन्ग होते हुए गुवाहाटी से जोड़ता है। नॉर्थ ईस्ट वालों ने क्या पाप किया है? नॉर्थ ईस्ट में रोड्स की हालत ऐसी क्यों है? ये देखो भाई, जरा देखो आप इसको, मौत का कुआं है ये। इनफैक्ट मणिपुर तक, यानी कि हाईवे के ऑलमोस्ट एकदम एंड तक भी रोड की हालत सेम है। इस वीडियो में देखना, नागालैंड के इस हाईवे में इंडियन आर्मी का कॉन्वॉय फंस गया। अब जरा सोचो एक बार नेशनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कल को बॉर्डर एरियाज पर कुछ कॉन्फ्लिक्ट होता है, वॉर होता है, और नॉर्थ ईस्ट में रिसोर्सेस ही अवेलेबल नहीं हो पा रहे, इंडियन आर्मी ही वहां तक नहीं पहुंच पा रही, तो वहां की जनता क्या करेगी? और ये कोई इक्के दुक्के इलाके नहीं है। 100 किलोमीटर के पैचेस पूरे के पूरे डैमेज्ड है। खुद गवर्नमेंट डेटा इस बात को एक्सेप्ट कर रहा है। आसाम तो पिछले साल मोस्ट डैमेज रोड्स की लिस्ट में 3rd रैंक पर था। नेक्स्ट बात सिर्फ हाईवेज तक होती तो वो भी ठीक है, रेलवेज जिसे भारत का लाइफलाइन मानते हैं, उसकी भी हालत नॉर्थ ईस्ट में एकदम खराब है। मैप पर ही आपको दिख जाएगा कि मेनलैंड इंडिया और नॉर्थ ईस्ट में रेलवे कनेक्टिविटी में कितना फर्क है। जहां पूरे इंडिया में 7 से 8 हजार स्टेशन है, वहीं पर पूरे नॉर्थ ईस्ट के 7 स्टेट्स में कुल मिलाकर सिर्फ कुछ 400 से 500 के अराउंड ही स्टेशन है। इससे ज्यादा स्टेशन तो सिर्फ अकेले एक स्टेशन महाराष्ट्र में ही है। चलो ट्रांसपोर्टेशनल इश्यूज को 1 मिनट के लिए बाजू में भी रख लेते हैं, तो नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को बेसिक फैसिलिटीज भी सही से नहीं मिल पा रही। गवर्नमेंट स्कूल्स जो वैसे ही पूरे इंडिया में बदनाम है ही, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में तो स्पेशली ये लिटरली झोपड़ी जैसे टूटे फूटे स्कूल्स में स्टूडेंट्स को पढ़ाया जा रहा है। कुछ क्लासरूम इस तरह से है, नॉर्थ ईस्ट में कुछ इस तरह। ये गवर्नमेंट स्कूल है, आप देख सकते हैं इसका हालत। जहां पर ना दीवार है, ना प्रॉपर छत है, ना टॉयलेट्स, ना पीने का पानी। Schools were lacking the basic drinking water facilities, and the conditions of the toilets were also very bad. There was no separate toilets for the girl students. अकेले आसाम एक स्टेट का ही ऑफिशियल डेटा बताता है, वहां पर 3000 स्कूल्स में वॉशरूम्स तक नहीं है, 1100 में पीने का पानी भी नहीं है और बिजली भी नहीं है, और 4800 स्कूल्स में तो दीवार ही नहीं है। सेम हालत यहां पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की भी है। There is lack of support staff for the doctors. There is no sweeper, everything from the government side. The instruments mainly are not working condition because it has been old and no new equipment has been delivered to us, even though we have written so far. No new X-ray, digital X-ray came, no ultrasound machine, nothing else. कोविड के दौरान अरुणाचल प्रदेश की न्यूज आउटलेट ने एक्सपोज किया था कि वहां पर पूरे स्टेट में, आप बिलीव नहीं करोगे, सिर्फ 2 CT स्कैन और 1 MRI मशीन थी, एंड पूरे स्टेट में कोई ट्रॉमा केयर और बर्न वार्ड सेंटर ही नहीं था। अरुणाचल प्रदेश में 2 ही CT स्कैन मशीन है, 1 MRI मशीन ही है। साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगी, एक ट्रॉमा केयर सेंटर तक भी नहीं है जो स्पेशल वो होना चाहिए वार्ड। साथ ही साथ अगर बर्न केस कुछ हुआ एक्सीडेंट से ले, यहाँ पे पूरे अरुणाचल प्रदेश में एक बर्न वार्ड नहीं है। कैन यू इमेजिन कितने पीछे हैं ये स्टेट्स? खुद गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट इसे एक्सेप्ट कर रही है कि नॉर्थ ईस्ट में लैक ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जिसे इंप्रूव करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि आज भी वहां की 84% जनता को इलाज के लिए मेनलैंड इंडिया में ही आना पड़ता है। एंड बाय द वे, माय मिस्टेक ओवर हियर, आई शुड नॉट टेल मेनलैंड इंडिया, क्योंकि ये चीज भी कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में हम खुद ही डालते हैं। व्हाट इज मेनलैंड इंडिया एंड व्हाट इज नॉर्थ ईस्ट? North East is a part of India. So my point is, life is not at all easy in North East India.
आज नॉर्थ ईस्ट सिर्फ एक जंग का मैदान बन के रह गया है। यहां पर एक तरफ मिलिटेंट्स का खौफ है तो दूसरी तरफ सरकार की खामोशी, और इसीलिए सिर्फ अफस्पा हटा देने से नॉर्थ ईस्ट का दर्द कम नहीं हो जाता। हमें उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर, डेवलपमेंट और सबसे इंपॉर्टेंट बेसिक रिस्पेक्ट, डिग्निटी देकर उनका भरोसा भी जीतना होगा। इंसर्जेंट्स अगर सच में लोगों का भला चाहते हैं तो उन्हें उन्हीं लोगों का खून बहाना बंद करके मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आकर उनके हक के लिए लड़ना शुरू करना होगा। और सरकार अगर सच में नॉर्थ ईस्ट का डेवलपमेंट चाहती है तो सिर्फ बजट को थोड़ा बहुत बढ़ाने से कुछ नहीं होगा, उन्हें ग्राउंड पर काम करना होगा। और फाइनली, गलती सिर्फ सरकार की नहीं है, गलती हम आम इंडियंस की भी है। जब जब हम इन्हें चाइनीज, नेपाली कहकर बुलाते हैं, चिढ़ाते हैं या इवन वर्स इन पर रेसिस्ट अटैक्स करते हैं, तब तब हम अपनों के बीच में ही एक दरार क्रिएट कर रहे हैं, एक नया बॉर्डर खड़ा कर रहे हैं। लोग हमें ऐसे करके चिंकी जा रहे हैं, कोरोना वायरस जा रहे हैं, ऐसे करके बुलाते हैं। On January 29, 2014, a young guy, Nido Tanya from Arunachal, was beaten to death in the Lajpat Nagar market of Delhi. The reason? He looked simply different. बिल्कुल बहुत गलत बात है। हम यहाँ नहीं, हम यही तो आए हैं, ये भी तो हमारा ही देश है। हम इनसे तो पूछते हैं क्या तुम खुद को इंडियन मानते हो, पर जरा सोचो क्या हम इन्हें इंडियन की तरह ट्रीट भी करते हैं क्या? तुम इंडियन तो नहीं दिखती हो, you don't look Indian enough. If you tribal people from the northeast come here, we will kill you. My first experience of racism was in my own country. Something to think about. And with that said, thanks a lot for watching. See you soon. Jai Hind.